बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब और मैं हूं रियाज बलोच। आज अहम इश्यूज की तरफ आपको ले जाना है और बहुत सी आपसे बातें करनी है। सबसे पहले जो मेरे पास बात है वो ज़बान ज़द आम जो बात है वो उस पर हम गुफ्तगू कर लेते हैं। वो है बानी पीटीआई इमरान खान साहब के हवाले से कि इमरान खान साहब कब बाहर आ रहे हैं। पिछले दिनों एक सवाल हुआ एक जगह पर, बड़ी अहम जगह पर, कि इमरान खान कब तक बाहर आ जाएंगे। तो जिसने जवाब दिया उसने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया। उसने कहा जब इमरान खान चाहेगा तब वो बाहर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? आप माशाल्लाह जी शऊर हैं, देखने वाले, सुनने वाले, और मुझसे कई ज़्यादा अकल और फरासत रखते हैं, फहम फरासत के जो है मालिक हैं। उनका मेरे नज़रिए से, मेरे हवाले से, उनका जो जवाब है, जिन साहब ने जवाब दिया कि इमरान खान जब चाहेंगे वो बाहर आ जाएंगे, उसमें एक थोड़ी सी बात छुपी हुई है। वो बात यह है कि इमरान खान साहब कहते हैं मैं बाहर आऊंगा तो मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। जब ये बाहर आएंगे इनको नहीं छोड़ेंगे तो छोड़ने वाले उनको क्यों छोड़ें? इससे तो मामलात आगे बढ़ रहे हैं। और जो हमारी छठी हिस्स कहती है, जो हमारे तजर्बात हैं, मुझे 31 साल का जो सहाफत का तजर्बा है, उसमें अगर मैं उसका निचोड़ निकालूं तो मुझे यही चीज़ नज़र आती है कि इमरान खान साहब बहुत जल्द बाहर नहीं आने वाले। एक वक्त था जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन कहते थे कि हमारी रेड लाइन है इमरान खान, इसको जिसने क्रॉस किया तो हम देखेंगे। आज देख लें, 1 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है और इमरान खान साहब जो है वो जेल में हैं और जेल के अंदर हैं। और जो यूट्यूब पे प्रोग्राम करने वाले लोग हैं, जो लाखों जिनके फॉलोअर हैं, मिलियंस में उनके फॉलोअर्स हैं, और वो यूट्यूब से पैसा कमा रहे हैं सिर्फ इमरान खान के नाम से। उन्होंने एक इंडस्ट्री लगाई हुई है। रोज एक नया झूठ बोलते हैं, कप्तान ने ये कर दिया, कप्तान बाहर आ गया, 24 घंटों में बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, ये गवर्नमेंट गिरने वाली है, वो जाने वाली है। शहबाज शरीफ साहब ने पिछली निगरान हुकूमत भी मुकम्मल की आपके सामने, बल्कि ज्यादा अरसा ले गए, और अब भी डट कर वो हुकूमत भी ले गए, हुकूमत कर भी रहे हैं, और जो ज़िमनी इंतखाबात के नतीजे आ रहे हैं वो भी आपके सामने। अब सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि हल्का NA 171 का जो इलेक्शन हुआ है, मियां वाली कुरैशी रहीम यार खान 3 का, तो उसमें इलेक्शन का नतीजा आने के बाद काफ़ी सारे लोगों ने अभी तक ये कहना शुरू किया हुआ है, लकीर के फ़कीर, मतलब काफ़ी पेस्ट हम में ज़्यादा आ गई है। लकीर के फ़कीर बने हुए हैं कि फार्म 74, फार्म 47, फार्म 47। भाई फार्म 47 तो पहले की जो है वो बातें थी, हो रही थी। इस दफ़ा तो फार्म 45 जो आए हैं वो भी बिल्कुल ठीक थे, सामने आए हैं। और रोना धोना तो बहुत ज़्यादा है। वो कहते हैं बेसिकली मैं खुद हिमायती हूँ, ज़हनी तौर पर मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस जमात को मैं पसंद करता हूँ। इमरान खान साहब मेरे आइडियल की तरह हैं, लेकिन जब हकायक की बात आती है तो हकायक से आंखें ना चुराया करें। आप एक तरफा, यक तरफा ट्रैफिक मत चलाया करें। आपको अगर लाहौर जाना है और आप कराची की तरफ निकल जाएं तो लाहौर कभी भी नहीं आएगा। आपको ज़मीनी हकायक का सामना करना चाहिए। फार्म 47 की अब बात ही नहीं रही, फार्म 45 पे ही यहाँ पे आपके सामने है कि 50,000 से ज़्यादा की लीड, बल्कि 60,000 की लीड से ये सीट जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हार गई है। बेशक उसमें जो भी एलिमेंट हों, आप कहते हैं कि सारे मखदूम इकट्ठे हो गए थे, कोई बात नहीं, इकट्ठे हो गए थे, आपकी जमात तो अपनी जगह पे खड़ी थी। लेकिन एक और बात जो चल रही है, मैं यहाँ पर दबे लफ्ज़ों में वो बात करूँगा कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे, उनकी हमने किसी भी जगह पर जो भी तकरीर सुनी, उसमें अल्फाजों का चुनाव जो है वो ठीक नहीं था। बड़े अजीब अजीब अल्फाज थे जो कि सीनियर तबके को जिसने मुतासर किया, और वो ये सोच रहे थे कि एक तो गवर्नमेंट नहीं है, इलाके में काम नहीं होना, और दूसरा ये है कि इन लोगों की यहाँ पे ये ज़बान है, बड़े बड़े लोगों के लिए ये ज़बान है, जो बुजुर्ग सियासतदान हैं, जो सीनियर सियासतदान हैं, जिन्होंने सारी ज़िंदगी इलाके की तरक्की के लिए काम किया है, उनके लिए ये ज़बान है। तो मुंतखब होने के बाद क्या होगा, इससे भी बड़ा असर पड़ा है इलेक्शन पे। और जहाँ आप लोग ये बात करते हैं कि धांधली हुई है, तो किसी एक जगह पे चैलेंज नहीं हुआ, किसी एक पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट जो है वो चैलेंज नहीं हुआ, तो इसका क्या मतलब हुआ? आपने रिजल्ट को तस्लीम किया, उसके बाद वो नज़र ही नहीं आए, कुछ भी नहीं हुआ। और हाँ, मुझ तक एक और मालूमात मिली है, अगर आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। ये मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर 0333 747 5155, मैं नंबर फिर दोहराता हूँ, 0333 747 5155। इस पर मुझे ज़रूर बताइएगा। हमारे जो पिछले आर्मी चीफ थे, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, उनके बारे में बड़ी सोशल मीडिया पे अफवाहें थी कि उन्होंने एक जजीरा खरीद लिया है,
वो बैरून मुल्क मुंतकिल हो गए हैं फैमिली समेत और बड़ी ऐशो इशरत की वहाँ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो मेरा उन तमाम दोस्तों से ये सवाल है, बल्कि उनको चैलेंज है कि वो आजकल की पोजीशन मुझे बताएं कि जनरल बाजवा साहब आजकल कहाँ हैं, वो किस जगह पे हैं। मैं इतनी इशारा आपको दे देता हूँ कि वो पाकिस्तान में हैं, वो पाकिस्तान में हैं। लेकिन किस हालत में हैं, क्या उनके साथ है, क्या मामलात हैं, क्या चल रहे हैं। आर्मी में, पाकिस्तान आर्मी में, फौज में आपके सामने आईएसपीआर का बयान भी आया था। जनरल फैज हमीद साहब रिटायर्ड जो हैं उनके हवाले से, साबिक आईएसआई के चीफ भी रहे। आपको पता है कि बहुत ताकतवर शख्सियत थे फौज के हवाले से, और ये सब कहते थे आप हम ये वो जितने भी यूट्यूबर्स हैं, व्लॉगर्स हैं, जो सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, सब ये कहते थे, मानते थे कि जनरल फैज हमीद जैसा ताकतवर जनरल जो है वो फौज में कम ही होते हैं। तो उनको आपके सामने है, उनका ट्रायल शुरू है, उनका कोर्ट मार्शल शुरू है, और उसी के साथ कई दिगर शख्सियात का नाम भी रोज बरोज सामने आ रहा है। लेकिन अब भी 7, 8, 10 ऐसे यूट्यूबर हैं जो अपने आप को सहाफ़ी भी कहलवाते हैं और चूरन बेच रहे हैं। चूरन किस चीज़ का बेच रहे हैं? खान बाहर आ रहा है, कप्तान बाहर आ रहा है। 3.5 साल की हुकूमत मिली थी हमारे कप्तान को, और हमारे कप्तान ने 3.5 साल में पाकिस्तानियों को क्या डिलीवर किया। उन्होंने कहा था कि करोड़ों नौकरियां दूंगा, लाखों 50 लाख घर दूंगा, वजीर आजम हाउस जो है या सेक्रेटरीट है उसको मैं यूनिवर्सिटी बना दूंगा, और मैं साइकिल पे सफ़र करूंगा। ये सारी चीज़ें ना हो सकी, और फिर कहा कि मुझे टाइम नहीं मिला। और उनकी तकरीरें उस वक्त भी हम सुनते थे, हम साथ ही थे, बतौर सहाफ़ी हम देखते थे। तो जब वो वजीर आजम थे तब ये यही कहते थे, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। और वक्त आया, आपने देखा। देखें, और कुछ हो ना हो, मैं नवाज शरीफ का कभी हामी नहीं रहा, शहबाज शरीफ का कभी हामी नहीं रहा, मुस्लिम लीग नून का कभी हामी नहीं रहा, मौलाना साहब का कभी हामी नहीं रहा, प्योर पार्टी का तो बिल्कुल ही हामी नहीं रहा। लेकिन एक चीज है, इन लोगों में तहम्मुल है, बर्दाश्त है, इन लोगों में सुनने का हौसला है, डिलीवर करने की भी जो है वो कई दफा जो है हम देख चुके हैं। देखें, आज जो मोटरवेज बनी हुई हैं, ये किसने बनाई? जो एटमी धमाके हुए थे, किस लीडर ने आके यहाँ पर एटमी धमाके किए थे और पाकिस्तान की जो है उसको नाकाबिले तस्खीर बनाया था, और पाकिस्तान को एक एटमी कुव्वत के तौर पर सामने ले आए थे। तो मुझे जो सीन इस वक्त नजर आता है, बड़ा कड़ा एहतसाब जो जारी है, चुपके चुपके बढ़ रहा है, नहीं रुक रहा। ये कह रहे हैं ना कि इमरान खान नहीं मान रहा, और इमरान खान जो है किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं, ऐसी बात नहीं है। सूरत हाल इसके बिल्कुल मुख्तलिफ है, कदरे मुख्तलिफ है। बिल्कुल आईने का एक रुख दिखाया जा रहा है, दूसरा रुख दिखाया नहीं जा रहा किसी को भी। और पब्लिक का एक वो बना दिया गया है, कैदी नंबर 804, कैदी नंबर 804। यार, उसे सजा हो चुकी है, वो जेल में अपनी सजा भुगत रहा है। और उसके बाद मैं आपको बताऊं कि आगे आने वाला जो वक्त नजर आ रहा है, बहुत ही सख्त नजर आ रहा है। कई लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान का हो सकता है कि भुट्टो वाला जो है वो मामला हो, जैसे भुट्टो साहब के साथ हुआ था, जुल्फकार अली भुट्टो साहब के साथ। तो हमारा खैर इस बारे में कबल अज़ वक्त क़यास आराई या कोई ट्रायल चल रहा हो और कोई जो है ज़ेर तफ्तीश मामला हो, तो उसमें कोई अपनी राय नहीं देनी चाहिए। लेकिन जो हालात हैं, वो हालात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, और अच्छे हालात कब नहीं होते? जो बंदा साफ नहीं होता। मैंने आपको पहले बताया कि 3.5 साल जो हुकूमत रही, तमाम के तमाम इमरान खान साहब ने वो सियासतदान अपने इर्द गिर्द इकट्ठे कर लिए थे। इकट्ठे क्या कर लिए थे? उन्होंने खुद बुला के उनको शामिल कराया था। इकट्ठे करके उन्होंने, और उसके बाद वो गवर्नमेंट अपनी चलाई, और उसके बाद जुल्फी बुखारी आ गया आपके सामने, शहबाज गिल साहब आ गए, फरा गोगी आ गई, अपना उस्मान बुज़दार साहब तो नाम के थे। यहाँ पर भी पंजाब में कई इनके जो है वो छोड़े हुए थे। और मैं तो बड़ा हैरान हुआ, हमारे खानपुर से ही ताल्लुक़ रखने वाले एक डीआईजी थे जो सीसीपीओ लाहौर लगे, उमर शेख साहब। उनका जब इंटरव्यू एक सहाफ़ी ने लिया, तो उन्होंने कहा, जी इमरान खान ने आपकी सिलेक्शन कैसे की लाहौर के सीसीपीओ के लिए? तो उनका बड़ा तारीखी जवाब था। उन्होंने कहा, इमरान खान साहब के बहनोई के प्लाट पर कब्जा था। तो उन्होंने कहा, ये तुम कब्जा छुड़ा दोगे? तो मैंने कहा, जी बिल्कुल मैं छुड़ा दूंगा, मैं तो शहबाज शरीफ को उल्टी हथकड़ी लगा दूंगा। वो मरहूम वफात पा चुके हैं, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे। लेकिन ये मैं वाकया दोहरा रहा हूँ, ये मेरे इल्म में है, मैं आपके इल्म में ला रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, जी मैं पुठी हथकड़ी ला दूंगा। तो इस बात पर खुश हो गए। उन्होंने कहा, जी इमरान खान ने मुझे कहा, जाएं जी सीसीपीओ लग जाए। मतलब ओहदे बांटे जा रहे थे, ऐसे बांटे जा रहे थे। तो जब बांटे जाते हैं, तो आजम खान साहब का आपको नहीं पता, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे इमरान खान साहब के, और शाम उनकी शाम कहाँ पर गुजरती थी, और उनके क्या मामलात होते थे, और बाद में क्या कुछ निकला। मोहम्मद खान भट्टी को आपने नहीं देखा कि उसके क्या मामलात थे, किस तरह से हुए, और आज तक वो बाहर नहीं आ सका। आप सुहेल जफर चड्ढा की बात करते हैं,
کہ جناب یہ نوازا گیا اور یہ بڑا خاص ہے نون لیگ کا اور یہ آ گیا اور اس نے انتقامی کارروائیاں کی۔ انتقامی کارروائیوں کی آپ بنیاد ہی کیوں ڈالتے ہیں؟ آپ ایسے کام ہی کیوں کرتے ہیں کہ کل کلاں کو آپ کے مدعی کھڑے ہو جائیں؟ آپ کا کچھ نہ کچھ ہوتا ہے تو ہی سامنے دیکھیں نا، بلی جب تھیلے سے باہر آتی ہے، جب تھیلے کے اندر ہے تو وہ تو کہتے ہیں جناب بڑا اچھی چیز اٹھائی ہوئی ہے کوئی، اور جب باہر نکلتی ہے تو وہ بلی ہوتی ہے۔ تو جب بلی ہوتی ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ تو ہونا ہے۔ تو میں نے آپ کو جو بتایا ہے آج کا ولاگ، ذرا میں تھوڑا سا ہٹ کے کر رہا ہوں، کوئی اور گفتگو نہیں کر رہا، میں خالصاً اسی بات پہ کر رہا ہوں۔ میرے اس ولاگ کو آپ اپنے پاس محفوظ کر لیجئے گا۔ یہ کچھ عرصے کے بعد آپ دیکھیں گے یہ جو جنرل فیض حمید، ریٹائرڈ فیض حمید کا جو معاملہ چل رہا ہے، اس معاملے میں دیکھیے گا کون کون سی شخصیات پہ کتنا کڑا وقت آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو، آپ کو، ہم کو محفوظ رکھے، ان کو بھی محفوظ رکھے اگر وہ بے گناہ ہیں۔ اگر انہوں نے زیادتیاں کی ہیں تو پھر وہ بھگتیں کہ ملک کو کتنا نقصان پہنچایا گیا، ملک کی معیشت کو کتنا نقصان پہنچایا گیا، قرض کتنے لیے گئے، پاکستان کی عوام کو مقروض کتنا کیا گیا، اور ڈیلیور ٹکے کا ڈیلیور نہیں کیا گیا۔ 3.5 سال کی حکومت میں ٹکے کا ڈیلیور نہیں کیا گیا۔ اب میں ایک اور بات آپ کو یہاں پہ ہمارے مقامی جنوبی پنجاب کے حوالے سے، ضلع رحیم یار خان کے حوالے سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جناب مخدوم خسرو بختیار صاحب اور مخدوم ہاشم جمع بخش صاحب، یہ جب تک پاکستان تحریک انصاف کی حکومت رہی، یہ دونوں بھائی اہم عہدوں پر، اہم وزارتوں پر جو ہے وہ براجمان رہے، اور انہوں نے ڈیلیور کچھ نہیں کیا۔ اور اس کے بعد انہوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑ دیا۔ یہ بھائی پی ٹی آئی سے انہوں نے، جن لوگوں کو پتہ ہے وہ تو ٹھیک ہے، جو بغض رکھتے ہیں ان کی تو مرضی ہے، جو کہتے رہیں۔ جو سمجھدار ہیں ان کو میں ایک دفعہ پھر بتا رہا ہوں، انہوں نے صوبہ محاذ کے نام سے ایک پلیٹ فارم اپنا بنایا تھا، جس میں درشک صاحبان بھی تھے، لغاری صاحبان بھی تھے، مخدوم خسرو بختیار صاحب اس کے پریزیڈنٹ تھے۔ تو اس صوبہ محاذ نے الحاق کیا تھا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، اور وہ کن شرائط پر تھا؟ وہ ان شرائط پر تھا کہ صوبہ بنایا جائے گا۔ عمران خان صاحب نے باقاعدہ، میں آپ کو معاہدہ دکھا دوں گا، عمران خان صاحب کے اس پہ دستخط ہیں، اور عمران خان نے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا ان کو رومال گال میں نہیں ڈالا تھا، خسرو بختیار صاحب کو یا ہاشم جمع بخش صاحب کو، بلکہ خسرو بختیار صاحب نے سرائکی اجرک جو نیلے کلر کی آپ نے دیکھی ہوگی، وہ عمران خان صاحب کے گلے میں ڈالی تھی اور ان کے ساتھ اتحاد کیا تھا، اور ان بنیادوں پہ کیا تھا۔ اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ بنا، بہاولپور میں بھی بنا، پھر ملتان والوں نے احتجاج کیا کہ اصل حق جو ہے وہ ملتان کا بنتا ہے، تو 2 سیکریٹریٹ بن گئے۔ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ 2 جگہ پہ کام کرتے رہے، اور 21 سیکٹری جو ہے صوبائی سیکٹری وہاں پر بیٹھ رہے تھے، اور عوام کے مسائل بھی آپ کے سامنے تھے، ان کی دہلیز پر حل ہو رہے تھے، ملازمتیں بھی مل رہی تھی، اور تاریخ میں پہلی دفعہ جنوبی پنجاب میں ترقیاتی کام ہوئے اور بہت زیادہ فنڈز ملے۔ صرف ضلع رحیم یار خان میں میں آپ کو بتاؤں 46 ارب روپے کے جو ہے وہ فنڈز جو ہے وہ ملے، اور ہمارے خانپور میں جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے، فلائی اوور بھی ایک جو ہے وہ دیا گیا۔ اس کے علاوہ تمام پورے شہر کی سڑکیں، اور آج تک وہ ان کے دیے ہوئے منصوبے جو ہے وہ کام ان پر جاری ہے۔ اور انہوں نے کیوں چھوڑا؟ یہ سوال اب آ گیا۔ دیکھیں ادارے ہمارے اپنے، جب اداروں سے محاذ آرائی کی سیاست شروع ہو جائے، جب عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی، عدم اعتماد آنے کے بعد جب وہ کامیاب بھی ہو گئی، تو یہ میں اندر کی سٹوری آپ کو بتا رہا ہوں، شاید آپ کو پتا ہوگا لیکن میں دہرا دیتا ہوں، حافظہ ذرا ہماری قوم کا کمزور ہے، میرا بھی کمزور ہوگا، میں بھی قوم میں شامل ہوں، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی، اور اس کے اگلے دن جو میٹنگ ہوئی پاکستان تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی اور ان کی جو کور کمیٹی تھی ان کی، تو اس میں عمران خان صاحب نے کہا جی بس اب ہم نے استعفے دینے اسمبلی سے، اور اس کے بعد ہم نے سڑکوں پہ اور اسمبلی کے سامنے دھرنے دینے ہیں، یعنی کہ وہی دھرنے والی سیاست، وہی ساری معیشت کو روک دینا، کاروبار نہ ہونے دینا، میں ہوں تو سب کچھ ہے، میں نہیں ہوں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، اس طرح کی مطلب سیاست۔ تو وہاں پر بھی ہمارے یہ جنوبی پنجاب صوبہ محاذ کے جو صدر تھے، جنہوں نے الحاق کیا تھا پاکستان پیپل پارٹی سے، سب سے پہلے مخدوم خسرو بختیار کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ میری تجویز ہے کہ خان صاحب آپ اسمبلیوں سے استعفے نہ دیں، اسمبلی کے اندر بیٹھ کر اپوزیشن کا کردار ادا کر کے ہم عوام کی جو ہے وہ جنگ لڑیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو ہم وہاں بیٹھ کر بات کریں۔ لیکن عمران خان صاحب نے نہ ماننا تھا نہ وہ مانے، اور اس کے بعد انہوں نے دوسرا کام یہ کیا کہ پرویز الہی صاحب کی بہترین حکومت چل رہی تھی، ان کو بڑے عرصے بعد موقع ملا تھا، ان کو بھی کہہ کے ان سے بھی استعفیٰ دلوا کے ان کی وزارت اعلیٰ چلتی بنائی کی، اور اس کے بعد
परवेज़ इलाही साहब बेचारा एक बुज़ुर्ग सियासतदान, तवील अरसा वो जेल के अंदर गुज़ार के आ गए और आजकल वो मंज़र से तकरीबन गायब हैं। मैं नहीं कहता कि वो किसी डील के नतीजे में आए हैं, काफ़ी सज़ा भुगत के आए हैं। शेख रशीद साहब को आप देख लें, शेख रशीद साहब जो बड़ी-बड़ी बातें करते थे, अब भी कभी आते हैं अडयाला जेल में जो समाअत होती है, तो उसके बाद आकर जो बातें करते हैं, आप उनकी बातों को जज कर लिया करें। वो शेख रशीद और इस शेख रशीद में बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बड़ा समझदार है वो, उसने वो देख लिया। अगर उन दिनों पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की अरकान असम्बली इस्तीफ़े ना देते, वो गवर्नमेंट चलती रहती और अंदर बैठे-बैठे फिर भी तब्दीली आ सकती थी। फिर भी ऐसा हो सकता था कि जो नए बन गए थे, वो उनके खिलाफ भी तहरीक-ए-अदम-इत्तेमाद आ सकती थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जज़्बाती हुए, सब कुछ हुआ और वहीं पे खुसरो बख्तियार साहब ने इख्तिलाफ करते हुए वहीं पे कह दिया था कि जी मैं इस महाजराई की सियासत जो इदारों के साथ हो, मैं उनके साथ नहीं चल सकता। इसी वजह से फिर जो अगले इलेक्शन आए, ये 2024 के फरवरी के 8 फरवरी के, उसमें भी उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट नहीं लिया। कुछ लोग ये कहते हैं, उनके मुखालफिन कहते हैं कि उनको टिकट नहीं मिला, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि उन्होंने टिकट नहीं लिया। अब जो इलेक्शन हुआ, ज़िमनी इलेक्शन हुआ, मुमताज़ मुस्तफ़ा साहब एडवोकेट जो वफ़ात पा गए, अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, उनके बेटे ने इलेक्शन लड़ा। इस ज़िमनी इलेक्शन में भी उन्होंने हिस्सा नहीं लिया, बल्कि उन्होंने अपने कज़न की सपोर्ट की।